दोस्तों, मेरा नाम जानवी है। मैं बेसिकली नेपाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब बेंगलोर में रहती हूँ। तो ठीक कहानी शुरू होती है सन 2009 में, जब मेरे चाचा ने दूसरी शादी की। मैं और चाची कुछ समय के बाद एक दोस्त की तरह बहुत क्लोज रहते थे, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उनके गांव में एक ऑटो वाला उनके पीछे पड़ा हुआ था, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और तो और उन्होंने उस पर ध्यान न देकर मेरे चाचा से शादी की थी और वो बेंगलोर आ गए। उस वक्त पैसों की तंगी के कारण मेरे चाचा को डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी। उस वक्त ज्यादातर मेरी चाची छोटे से घर में अकेली होती थी। एक दिन चाची ने मुझसे पूछा कि जानवी, तुम मेरे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी तुम्हारे चाचा आजकल नाइट शिफ्ट करने लगे हैं। दोस्तों, मैंने इस बात पर हाँ कर दी, लेकिन इसके कुछ समय बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की पर हाथों का दिखना, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज, कभी कभार मेरे चाचा की आवाज से बुलाना। जब ये सब कुछ हुआ तो ये सारी बातें मैंने और चाची ने मिलकर घर वालों को बताई। तो ठीक घर वालों ने पंडित को बुलाया। दोस्तों, जब पंडित घर पर आते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने बताया कि इनके पीछे एक ऑटो वाला पड़ा था, उसकी किसी कारण से मौत हो गई है। उसकी तमन्ना तुम्हारी चाची को पाने की थी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान का भी शुक्र था कि पंडित की मदद की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिली। उन्होंने चाची को तावीज पहना दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। कई दिन बीत गए, फिर पता चला कि जिस पंडित ने हमारी मदद की थी वो एक तरफ से पैरालाइज हो गया था। ये बात जानकर सभी घर वाले डर गए। और तो और ये बात हमें जिस दिन पता चली, उसी रात जब मैं और चाची सोने गए तो अचानक ठीक 12 बजे चाची ने किचन में किसी को कंबल ओढ़े खड़ा हुआ देखा। चाची ने हल्की सी आवाज में कहा कि देख जानवी, किचन में कोई आदमी खड़ा हुआ है। जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने चाची से कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है। वैसे भी आज का दिन ही खराब है। एक तो पंडित के साथ ये सब हुआ और घर वाले भी डरे हुए हैं। बस आप मत डरना, वैसे भी आपके पास तो ताबीज है। चाची ने कहा कि हाँ, मेरे पास है, बस भगवान मेरी रक्षा करना। उन्होंने ये सब कहते हुए ताबीज पर हाथ रखा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद किचन से जलने की बदबू आई। चाची ने कहा, कहीं तुमने गैस ऑन तो नहीं छोड़ी? जाओ एक बार जाकर देखो। चाची की बात सुनकर एक बार को तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि शायद चाय बनाते समय कहीं मैंने ऑन ही तो नहीं छोड़ दी। मैं भागकर किचन में गई। किसे पता था कि ये सब उसके होने का एहसास दे रहा था। दोस्तों, सच कहूं तो किचन में जाते ही मुझे उसकी आत्मा महसूस होने लगी। डर के मारे मैंने गैस चेक किया तो वो बिल्कुल बंद था। साथ ही मैंने जब चेक किया तो कहीं से लीकेज भी नहीं था। मैंने चाची की हालत देखते हुए किचन में ही कहा कि चाची को परेशान मत करना, बंद करो ये सब, चाहे मुझे परेशान करो, देखती हूं तुम में कितना दम है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? दोस्तों, इतना कहने के बाद मैंने जैसे ही हॉल में जाने के लिए कदम रखा तो कान में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई शांत करवा रहा हो। मैं उस वक्त तेजी से भागते हुए कमरे में गई और धीरे धीरे चुपचाप सो गई। इसके अगली सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। मैं ठीक रात के बारे में सोचने लगी और उसी वक्त मेरे कानों में फिर से आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी कि क्या ये सच में आवाज आई या ये मेरा वहम है। ये आवाज मुझे बार बार आने लगी। धीरे धीरे मुझे भी डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की से जला हुआ हाथ दिखना, दरवाजा खटखटाना। सच कहूं तो ये सब कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर एक दिन मुझे याद आया कि जो मैंने उस रात कहा था ये सच में तो नहीं हो रहा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और ठीक अगली ही सुबह घर वालों को बताने की सोची। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरी ही बेवकूफ़ी के लिए मुझे मार पड़ेगी। बस यही सोचकर मैं चुप रही। लेकिन मुझे एक बात बहुत खटक रही थी कि जो मेरी चाची को लेने आया वो मुझे क्यों लेना चाहेगा। पूरा दिन आराम से गुजर गया। फिर ठीक रात को सोते वक्त अचानक मैंने महसूस किया कि मैं हिल नहीं पा रही। चाची मेरे बगल में ही सो रही थी और उस वक्त मैं चिल्ला तो रही थी पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मैंने ठीक उसका चेहरा देखा। लंबे बाल, चेहरे पर बड़े बड़े दाने
वो हंसता हुआ मुझे घूर रहा था। फिर मैंने अपने कुलदेवता को याद किया। जैसा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे और वो डर जब बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो तुम इन्हें याद करना। दोस्तों, आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने जब ऐसा किया तो उसका चेहरा दिखना बंद हो गया। और तो और अगली सुबह जब मैंने चाची से इस बारे में बात की और उसका हुलिया भी बताया, तो ठीक चाची भी ये सुनकर हैरान हो गई और कहा कि इस बात को, और कहने लगी कि इस बात को हमें घर में बताना होगा। फिर दोस्तों वही हुआ, फिर से पंडित को बुलाया गया। लेकिन पंडित ने घर में कदम रखने से पहले ही कहा कि इस घर में ताकतवर और बुरी आत्मा का साया है। उसके इरादे बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से जो होता है मैं करूंगा। बस तुम्हें ये घर भी बदलना होगा। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे लगा कि शायद वहां से जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले ही दिन मेरा घर में मन नहीं लगा। सोचकर देखिए, जबकि वो मेरा अपना घर है। पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दिन कटी और रात आई। डर के मारे मैं अपनी माँ के साथ सोई। सोते सोते ठीक रात के 2 बजे छत से कुछ हिलने की आवाज आई, जिससे कि मेरी नींद टूट गई। दोस्तों, जहां पर मैं लेटी हुई थी ठीक वहीं पर जोर जोर से मारने की आवाज आई। नहीं मालूम, पर मुझे धीरे धीरे वापस नींद आने लगी और उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। ये सब होते ही मैं जोर से चिल्लाई। माँ ने तुरंत मुझे उठाया। यकीन कीजिएगा, उस वक्त माँ का चेहरा भी मुझे उसी की तरह दिख रहा था। माँ को देखकर मैं और चिल्लाने लगी। माँ लगातार सोने के लिए कहती रही। वो लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही थी। उस वक्त मैं थोड़ा शांत भी हुई, पर माँ चुपचाप सो गई। लेकिन दोस्तों, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उस वक्त मेरे कानों में धीरे धीरे दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज आई। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो दरवाजा बंद ही था। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आंखों के नीचे काले काले धब्बे होने लगे। मेरा शरीर जरूरत से ज्यादा पतला और सफेद हो गया था। ये सब देखकर घर वाले भी डर गए कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था। बस यही सब सोचकर हम वापस घर आए और बैठ गए। मेरे सामने गिलास में चाय रखी थी, लेकिन मेरा हाथ अटक रहा था। उस वक्त धीरे धीरे अचानक मेरा शरीर भारी होने लगा। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बस जब मेरी आंखें खुली तो माता पिता को पास पाया। मैंने उठते ही ये पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो तेरी चाची के पीछे पड़ा था अब वो तेरे पीछे है। बोल रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मेरा क्या होगा। पिताजी ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम एक पूजा करेंगे। उसने जैसे तेरी चाची को छोड़ा था उसी तरह तुझे भी छोड़ देगा। बस तू चिंता मत कर और डरना मत। दोस्तों, इसके बाद हम न जाने कितनी जगह गए, मंदिर, चर्च, दरगाह, पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी तबीयत और बिगड़ती चली गई। हर दिन सोते वक्त उसी का एहसास होता था। उसका भयानक चेहरा और जले हुए हाथ देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। उन दिनों एक दिन पिताजी को याद आया कि हमारे गांव में हर 5 साल के बाद एक पूजा की जाती थी। उन्हें लगा कि शायद वहां पर कुछ हो सकता है। हम ठीक 6 दिन का रास्ता तय करके वहां पर गए। वहां पहुंचने के बाद मैं दूर की दादी से मिली। उन पर हमारे कुल देवता कालचिन का आशीर्वाद था। दोस्तों, जब मेरी दादी ने मुझे देखा तो बहुत जोरों से कांपने लगी। उन्होंने जोर से हाक मार के कहा कि तू अंदर मत आना, वहीं पर रुक। उस वक्त उनके अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने तुरंत बाहर आकर कहा कि इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों, माता पिता के बोलने से पहले ही उन्होंने सब कुछ बोल दिया। यकीन मानिए, उस वक्त मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गई। उस वक्त मैं चुपचाप सुन खड़ी थी कि उन्होंने तभी मेरे मुंह पर 2-3 चांटे मारे। इसके बाद वो मुझे घसीटते हुए गांव की गली की जगह पर बैठा दिया और खुद जोर जोर से चिल्लाकर चावल फूंक कर मेरे ऊपर फेंकने लगी। मेरा शरीर अचानक से भारी होने लगा। फिर कुछ समय बाद जब मेरी आंखें खोली तो मेरे सामने एक सर काटा हुआ बकरा और खून से लथपथ एक जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उठते ही पूछा कि ये सब क्या है और मुझे हुआ क्या था।
तब माँ ने कहा कि जो तेरे पीछे पड़ा हुआ था वो अब चला गया है, अब तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं एकदम खुश हो गई। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आखिर ये बकरा और कपड़े क्यों रखे हैं, कुछ तो कहो। माँ ने कहा कि तुझे जानने की जरूरत नहीं है, और तू ये सब जानकर क्या करेगी, बस तू अपना ध्यान रख और पढ़ाई में मन लगा, अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों, इसके बाद मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा, और तो और सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सच कहूं तो उस वक्त मैं 14 या 15 साल की थी, और इस उम्र में ये बातें इतनी ध्यान में नहीं रहती, मगर आज बड़े होने के बाद सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए मैंने आप सभी को ये कहानी सुनाई। नहीं मालूम आपको ये कहानी कैसी लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एकदम सच्ची कहानी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जानवी शर्मा की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे इनकी कहानी में पूरी सच्चाई लगती है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सर की बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, और आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे एक रिलेटिव की है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे घर में काम वाली आंटी आती थी। उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो एक रेंट के कमरे में रहती थी। अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने रूम चेंज किया था, तो नए रूम में जाने के बाद वहां पर एक लड़की रहती थी। उस वक्त आंटी के लड़के और उस लड़की में प्यार हो गया। उस लड़की की उम्र 30 साल की थी और लड़का 17 का, और तो और उस लड़की के 2 बच्चे भी हैं। खैर, जब इन सबके बारे में आंटी को पता चला तो आंटी ने उस पर बहुत चिल्लाया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक वहां पर आ गई। लड़का नाबालिग था और सारा केस लड़की पर आ गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस के जाने के बाद उस लड़की ने फांसी लगा ली और वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद उसका चेहरा आंटी के कमरे की तरफ था। बस इसके बाद कहानी शुरू हो गई। वो आंटी के लड़के को परेशान करने लगी। आंटी ने वो कमरा भी चेंज किया, लेकिन उनका सामान वहीं पर था। तो जब उनका लड़का सामान उठाने गया और ठीक जब वहां से वापस आ रहा था, तो उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों, पर वो जब बाहर मुंह धोने के लिए गया, उस वक्त उसे आंटी देख रही थी। वो लड़का कभी छत की तरफ देख रहा था और कभी नीचे। उस लड़के ने अपनी माँ को कहा कि वो लड़की मेरे सपने में आई और मुझे बोलने लगी कि तुम घर आए और हम वहीं थे, हमको तुमने देखा भी नहीं, तुमने कुछ बात भी नहीं की, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों, इसके बाद लड़के को सपने आते रहे, लेकिन उसने इग्नोर किया। पर माँ को तो काम करना ही था। आंटी जब काम पर गई तो उनका लड़का घर पर अकेला ही था। उस वक्त वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उस लड़के को आवाज आई कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे पास आ पाई। दोस्तों, उस लड़के ने उस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन उसके कानों में आवाज आई कि आओ मेरे पास, मैं यहीं तुम्हारे पास खड़ी हूं। लड़के ने जब इधर उधर देखा तो उसे घर के कोने में एक काली सी परछाई दिखी। जब उसने उस परछाई की तरफ देखा तो वो परछाई अचानक से उसके सामने आ गई और लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसके ठीक बाद जब आंटी घर पर आई तो लड़के ने होश में आते ही सब कुछ बताया। आंटी उसे एक बाबा के पास ले गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का उस लड़की से जुड़ा हुआ है, वो उसकी हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। बाबा ने उस लड़के को एक धागा दिया और उस कमरे में जाके हवन किया जहां उसने फांसी लगाई थी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक है। बस परेशानी एक है कि अभी भी वो लड़की उसे दिखाई देती है पर कुछ कर नहीं पाती। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है। कहते हैं कि जब इंसान अपनी उम्र से पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। शायद ये वही पल होगा कि जब तक उसकी उम्र हो तब तक शायद वो परेशान करे, चाहे वो कुछ कर ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी यादों, सपनों और उसके दिनचर्या हर जगह महसूस कराएगी। बाकी उम्मीद यही है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ।
आइए सुनते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे साथ ये घटना 2023 26 अक्टूबर को बीती थी। मेरा बड़ा भाई पुलिस में है और उनको अक्सर सुसाइड की हुई बॉडी को लेने जाना पड़ता था। एक दिन मेरा भाई ऐसे ही बॉडी लेने के लिए गया था जो कि नदी में डूबी हुई थी। वो बॉडी इतनी गल चुकी थी कि अगर कोई उसको हाथ भी लगाए तो मानो खाल हाथ में आ जाए। एक रोज की बात है, मेरा भाई ऐसे ही बॉडी की कुछ हड्डियां घर ले आया। फॉरेंसिक की जांच के लिए ले जानी थी। वो हड्डियां मेरे छत वाले कमरे में थी, वहां मैं कभी कभार सोता था। एक दिन ऐसे ही मैं छत पर सोने के लिए गया था और उस बॉडी की हड्डियां मेरे कमरे से कुछ ही दूरी पर रखी थी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो देखने से लग रहा था कि वो किसी की बॉडी के हाथ या पैर की हड्डियां थी। हड्डियां देखने के बाद मैं अपनी छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते मुझे अचानक धक्का लगा और मैं छत से नीचे गिर गया। गिरते वक्त मैंने उसका साया देखा जो कि मुझे देखकर हंस रही थी। इसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में चला गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे इतना एहसास हो रहा था कि कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। और जब मुझे अचानक से होश आया तो मुझसे पूछा गया कि कैसे गिर गए, लेकिन मैं डर के मारे कुछ ना बता सका। हाँ, एक बात और थी कि महादेव की कृपा से मुझे कमर में थोड़ी चोट आई थी। बाकी कमर से ऊपर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। साथियों, इस बात को 3 महीने होने वाले हैं। जो भी इस बात को सुनता है वो बस इतना ही कहता है कि ऊपर से गिरा तो बच कैसे गया। वैसे आपको बता दूं कि मैं अभी भी बिस्तर पर ही हूं। अब थोड़ा बहुत चल लेता हूं, वो भी वॉकर से। बस इतनी ही थी ये घटना, जो कि एक सच्ची घटना है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बिल्कुल सच्ची लगेगी। हाँ, जाते वक्त एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी किसी की भी हड्डियां घर नहीं लानी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी धीरेन्द्र की कहानी। वाकई इनकी कहानी बेहद खतरनाक थी और आप लोगों ने जो कुछ भी सुना, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो मिलता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। बस मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। साथ ही ये घटना 2 साल पहले की है, जब मैं 10वीं क्लास में था। उस टाइम जनवरी का महीना था, समय 9 बजे का था। मैं ठीक फोन चला रहा था कि तभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो उसमें मैसेज आया हुआ था प्रैक्टिकल फाइल का। आप सभी को तो पता ही है कि प्रैक्टिकल फाइल 20 नंबर की होती है। साथ ही बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस तभी मैंने अपने दोस्त को फोन करा और ये सब बताया। उसने कहा कि यार मुझे भी नहीं पता था, पर खैर मैं और मेरा दोस्त निकल गए अपनी फाइल लेने के लिए। दोस्तों, मेरे घर से स्टेशनरी की शॉप 4 से 5 किलोमीटर दूर होगी। हम दोनों पैदल गए थे। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि वहाँ आसपास बैक साइड घर है और एक पुराना किला जो कि शायद सदियों पुराना है, या शायद जब से शहर बसा है उससे भी पुराना। हमने ठीक उसी के सामने से एक बर्गर खाया और सिगरेट ले ली। हमने सोचा मार्केट में पीना ठीक नहीं होगा, कोई जान पहचान का ना मिल जाए, क्योंकि घर पे पता चलने का डर था। हमने ठीक किले के साइड वाली गली से घर जाना ठीक समझा, क्योंकि वहां ना कोई होता था और ना ही लाइट थी। उस वक्त मेरे दोस्त के मन में उस किले में जाने का ख्याल आया। हमने वो 8 फीट की दीवार चढ़ी और फिर अंदर आ गए। हम ठीक गेट तक आए तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई पहले सिगरेट पी लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे ही सिगरेट जलाई, तेज हवाएं चलने लगी। मुझे लगा शायद कोई तूफान होगा। हमने उस चीज को इग्नोर किया। हमने जैसे ही सिगरेट खत्म करने के बाद गेट खोला तो बहुत से चमगादड़ दिखे। जब हम थोड़ी और अंदर गए तो अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल ने मैं और मेरे दोस्त दोनों का मन कच्चा कर दिया। उसी बीच मेरा पैर एक सॉफ्ट सी चीज पर पड़ा। मैंने जब फोन की टॉर्च मारी तो पाया कि वहां चमगादड़ मरा हुआ था। उसे देखकर मेरा दोस्त एकदम से चिल्लाया तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसी बीच हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हमने आओ देखा ना था, सीधे किले के बाहर आए और 8 फीट की दीवार बिना लटके कूद गए। हम लगातार तकरीबन 1 किलोमीटर तक भागते रहे, जिसके बाद गुरुद्वारा आ गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि जब हम किले के अंदर गए तब 9:40 हो रहे थे और ठीक हम वहां से तकरीबन 5 या 10 मिनट में बाहर आ गए। लेकिन जब हम गुरुद्वारे पहुंचे तब टाइम 11:30 हो रहा था और तो और मेरे फोन पर
माँ के 20 मिस कॉल थे, जबकि पूरे टाइम फ़ोन मेरे हाथ में था। और ऐसा भी नहीं कि फ़ोन साइलेंट पे था, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मुझे मिस कॉल का पता क्यों नहीं लगा। दूसरा, वो 10-15 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल गए। पर खैर, हमने गुरुद्वारे में माथा टेका और वहाँ से पैदल घर निकल गए। मेरे पास इस तरह की और भी कहानियाँ हैं। बस अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो मैं और भेजूंगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना है। शायद आप सब इस बात पर विश्वास ना करें, पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने महसूस किया है और एकदम सच है। खैर, ये बात 2018 की है। उस वक्त मैं अपने नाना नानी के पास रहता था, जो कि शहर में रहते हैं। और दूसरी बात आपको पता ही होगी कि शहर में गलियां बहुत होती हैं। हमारा घर भी एक गली में था और ठीक जिस गली में हमारा घर था वो गली टी शेप में थी। और तो और उस गली में 8 या 9 घर थे। सबके सब मिलजुल कर रहते थे। जब गली की शुरुआत होती है तो सबसे पहला घर ही मेरे मामा का घर था। खैर, वो सगे मामा तो नहीं थे, लेकिन नानी ने कहा था कि ये तुम्हारे मामा है। खैर, एक रात गली की सभी औरतें हमारे पड़ोस के घर में जमा हुई। उस वक्त नानी भी वहीं पर थी और तो और मेरे मामा का आना जाना भी बहुत था। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसे मैं खूब खिलाता था। अक्सर स्कूल से आने के बाद मैं अक्सर उन्हीं के घर पर रहता था। उस वक्त मामा जी कमरे में बैठे हुए क्रिकेट का मैच देख रहे थे, तो मैं भी उनके पास जाकर मैच देखने लगा। तकरीबन आधा घंटा हुआ। हम दोनों अपने ध्यान में मैच देख रहे थे, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। लगा कि बेड के सामने की तरफ कोई खड़ा है। दोस्तों, मैंने पहले तो इग्नोर किया और मैच देखने लगा, लेकिन उसी वक्त अचानक से मैच पर लोडिंग लग गई, जैसे लो नेटवर्क होता है। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस भी हुआ कि जैसे कोई मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, पर मैंने हिम्मत करी और मामा की तरफ देखा। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, उस रात के बाद से मैंने मामा के घर जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मामा अजीब सी टेढ़ी सी गर्दन करके मेरी तरफ हंसकर मुझे देख रहे थे। मैं इतना डर गया कि तुरंत वहां से निकलकर सीधा अपने घर चला गया। सच कहूं तो इस घटना के बाद से मैं कभी भी उनके घर पर नहीं गया। और जब ठीक मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वो मुझ पर हंस रहे थे, पर मैं किसको क्या कहता। कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। बस इतनी ही थी मेरी आप बीती। दोस्तों, ये थी लवप्रीत सिंह की कहानी जो कि उनके साथ घटी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारे आखिरी किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिव है। मैं दिल्ली से हूं। मैं किसी काम से अपने गांव आया था। मेरा गांव यूपी में है। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, वो भी रात के समय, जिस टाइम सब लोग सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं शहर से था। मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं थी। रात के करीब 12:30 तक मैं सो जाया करता था। एक रात मैंने महसूस किया कि किसी चीज ने मेरा हाथ अपने मुंह में दबा रखा था। उस वक्त शायद 3 या 4 मुंह थे, क्योंकि उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं उस वक्त अपने चाचा जी के साथ सो रहा था। मैं उनको लगातार बहुत आवाजें देता रहा, पर आवाज उन तक नहीं जा रही थी। मैंने ठीक अपने श्री कृष्ण भगवान को आवाज दी, वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, सच कहूं तो मैंने जैसे ही अपनी पूरी आंखें खोली तो मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। साथ ही आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थे। कहीं ना कहीं मैंने कई लोगों से सुना है, शायद ये इसी कारण से हुआ था। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां, जो कि एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। अब इनमें से आपको किसकी कहानी अच्छी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।